तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है थोड़ा हार्ड लेवल का है, लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसका। इससे पहले वीडियो में हम थोड़ा सा लेवल नीचा करके रखे हुए हैं ताकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो आसानी होगी। चाहे पेपर इस समय बना जो रहा है एग्जामिनर, थोड़ा लेवल देख करके बना रहा है, हार्ड लेवल का ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है? फोटो केमिकल स्मॉग, ठीक ना। इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड या पेरोक्सी एथिल नाइट्रेट या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रेट ऑक्साइड। तो देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग का मतलब होता है कि जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आपस में क्रिया करते हैं, तो इस प्रक्रिया में एक ओजोन और पैन जैसे खतरनाक द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं, जो आँखों के में क्या होता है, जलन पैदा करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरोक्सी एथिल नाइट्रेट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड है, ठीक ना, तो इसलिए पेपर हार्ड भी बन रहा है बहुत। तो इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन लाए हुए। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि लेवल हार्ड है, इसकी वजह से। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, अवायवीय परिस्थितियों में जल निकायों में कार्बनिक कचरे से सड़ने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है जो जलीय जीवों के लिए घातक है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है मीथेन, बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है अमोनिया। तो देखिए, जब जल में ऑक्सीजन पूरी तरह समाप्त हो जाती है तब अवायवीय बैक्टीरिया कचरे को सड़ाते हैं, ठीक ना। इस प्रक्रिया में सड़े हुए अंडे जैसे गंध आने लगती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और मीथेन गैस, इससे अत्यंत विषैली गैस निकलती है, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। करने का मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसमें जो अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं वह क्या करते हैं, कचड़े को सड़ाते हैं, और सड़ाते हैं तो उसमें से एक अंडे के जैसे क्या होती है, सड़े अंडे की जैसे एक गंध निकलती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और मीथेन गैस होती है, ठीक ना। और ये विषैली, बहुत विषैली होती है। कौन? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है बहुत ज़्यादा विषैली होती है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए ध्रुवीय समतापी मंडली बादल किस प्रकार उत्तरदायी है? क्वेश्चन हार्ड है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करते हैं, बी है क्लोरीन यौगिक को सक्रिय रूप जैसे Cl और ClO में बदलने के लिए सतह प्रदान करते हैं, सी है ये सीधे ओजोन परमाणुओं को अवशोषित कर लेते हैं, और डी है ये अंटार्कटिका के तापमान को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन यौगिकों को सक्रिय रूप जैसे Cl और ClO में बदलने के लिए
सतह प्रदान करते हैं, ठीक ना। क्लोरीन यौगिकों को सक्रिय रूप में बदलने के लिए सतह प्रदान करते हैं। सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर अत्यंत कम तापमान पर बर्फ के बादल बनते हैं, ठीक ना। ये बादल निष्क्रिय क्लोरीन को क्लोरीन मुक्त मूलकों में बदलने के लिए रासायनिक सतह प्रदान करते हैं, जो वसंत ऋतु में आकर के ओजोन परत में तेजी से नष्ट हो जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन के लिए किसी रसायन में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है जल में अत्यधिक घुलनशील होना, बी है वसा में घुलनशील और अजैव निम्नीकरण होना, सी है अत्यधिक वाष्पशील होना और डी है उच्च आणविक भार होना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील और अजैव निम्नीकरणीय होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। फ्लाई एश में पाए जाने वाले कौन से भारी तत्व पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं? तो देखिए ये जो तत्व है आर्सेनिक है, सीसा है, कैडमियम है, क्रोमियम है। कौन कौन है? आर्सेनिक है, सीसा है, कैडमियम है, क्रोमियम है। ये सब जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए फ्लाई ऐश में सिलिका और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक ना। लेकिन इनके जहरीले होने का मुख्य कारण इसमें जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले भारी विषाक्त तत्व होते हैं, ठीक ना। जैसे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम जो भूजल को दूषित करते हैं। तो फ्लाई ऐश का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम और क्रोमियम की मात्रा अधिक होती है, जो विषैली होती है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मिनमाता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किस विशिष्ट वर्ष में और किस प्रदूषक के वैश्विक नियंत्रण के लिए किए गए थे? तो 2013 में किया गया था, जो पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। मिनीमाता जो रोग है सर्वप्रथम किस देश में मिला था? कनेक्शन किस देश से है? यह जापान से है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। समुद्र में तेल रिसाव के उपचार के लिए विकसित की गई सुपरबग तकनीक में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें जो होता है स्यूडोमोनास पुटिडा, यह जो है तकनीकी उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM 2.5 कण मानव शरीर के किस हिस्से को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं और सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं? तो ये देखिए ये जो प्रवेश करते हैं ना फेफड़ों के एल्वियोली से, ठीक ना। फेफड़ों के एल्वियोलियो से क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं और जो बहुत घातक होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली गर्म जलधारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए जो थर्मल पावर से जो निकलती है गर्म जलधारा, यह जो है जल में घुलित ऑक्सीजन DO की मात्रा को कम कर देती है और जीओ को अपचायक दर बढ़ा देती है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन
का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस विनिमय और उन्मूलन करना है? तो देखिए, कार्बन उत्सर्जन का नहीं, ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थ, इसका भी नहीं, अस्थायी जैविक प्रदूषण, ये बात सही है। ठीक ना। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है 2001 में हुआ था। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया अम्लीय वर्षा के दौरान वायुमंडल में नहीं होती है? कराए रासायनिक प्रक्रिया जो अम्लीय वर्षा के दौरान वायुमंडल में नहीं होती है। तो देखिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाता है, जिसमें सामान्य वर्षा का पानी थोड़ा अम्लीय होता है, लेकिन मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारक नहीं माना जाता है। ठीक ना। तो मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का जो कारक होता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक ना। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल होता है, यहाँ का राय नहीं होती है। तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल कहाँ कहाँ है वो तो होगा ही, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों से निकलने वाले आयोडीन 131 रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव शरीर के किस अंग में कैंसर होने का खतरा सबसे अधिक होता है? तो देखिए, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसमें कैंसर होने का खतरा सबसे अधिक बना रहता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। किगाली संशोधन 2016 का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके किस गैस के चरणबद्ध उत्सर्जन को कम करना है? तो देखिए जो है HFC जो है, इस गैस को चरणबद्ध करना जरूरी है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। जल प्रदूषण के संदर्भ में ओलिगोट्रॉफिक झील की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, जो ओलिगोट्रॉफिक झील है, इसकी विशेषता यही है कि बहुत कम पोषक तत्व, पानी जो होता है साफ और उच्च घुलित ऑक्सीजन इसमें होता है। ठीक ना। बहुत पोषक तत्व होता है और साफ पानी और उच्च घुलित ऑक्सीजन होने के कारण यह इसको बोला जाता है ओलियोट्रॉफिक झील। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है और ये अंदरूनी वायु प्रदूषण कैसे फैलाते हैं? तो देखिए, जो इंडोर वायु प्रदूषण, ये नए पेंट, वार्निश, गोंद और सफाई के रसायनों से होने वाला वाष्पीकरण जो होता है, इससे ये होता है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। किस प्रदूषक तत्व के लगातार संपर्क में रहने से एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस जैसे व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारियां होती है? तो देखिए, जो होने का कारण होता है इसमें अकार्बनिक खनिज धूल के कण होता है। ठीक ना। जो खनन, निर्माण कार्य और असेंबली में जो कारखाने होते हैं उसमें काम होता है, जो श्रमिक काम करते हैं। ठीक ना। फेफड़ों में सिलिका के कारण क्या होता है, जो एस्बेस्टस के बारीक रेशे जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिससे फेफड़े कड़े हो जाते हैं और सांस लेने में कठिनाई होती है और ख़तरनाक हो जाता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। बासेल कन्वेंशन का मुख्य सरोकार निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए, ये जो है खतरनाक कचरे के सीमा पार संचलन और उसके निपटान का नियंत्रण से। ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे। स्वचालित वाहन में प्रयुक्त कैटेलिटिक कन्वर्टर हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलता है। इसमें प्रेरक के रूप में किस महंगी धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें जो प्लेटिनम, पैडेनियम और रोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। जैव संकेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले ट्यूबीफेक्स की जल में उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो देखिए जल में अत्यधिक कार्बनिक प्रदूषण और ऑक्सीजन की भारी कमी यही दर्शाती है, ठीक ना। जल में अत्यधिक कार्बनिक प्रदूषण, कार्बन की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वही दर्शाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। आज 20 क्वेश्चन ही करेंगे, जो हार्ड लेवल का है, तो थोड़ा आप लोग को भी दिक्कत हो रही होगी, तो क्योंकि हार्ड लेवल क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं। मिट्टी के प्रदूषक में सलाइन साइज के निर्माण का मुख्य कारक अत्यधिक सिंचाई है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है? तो देखिए इसको लवणीकरण कहा जाएगा। मिट्टी जब बंजर हो जा रही तो लवणीकरण हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा लग रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ओजोन परत के क्षरण के संदर्भ में एक क्लोरीन का मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया में लगभग कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? तो देखिए लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करता है, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल 1 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।